चलिए स्टार्ट करें। सो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद ब्रीदिंग, है ना। हमने सांस लेना चालू किया था। सेलुलर रेस्पिरेशन तो खत्म कर दिए थे ना, कि कितने टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक में 2 देखे थे, एरोबिक में 1 देखे थे। ये मेरा बात दे दो। ठीक है, तो दैट वाज सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का पाथवे देखे थे कि कैसे ग्लूकोज 3 तरीके से ब्रेक हो रहा था। एक डायरेक्टली in the presence of oxygen to CO2 and H2O, producing around 38 ATP of energy. Then देखा था हमने कि ईस्ट में anaerobically ब्रेक होता है and results in the formation of ethanol, अल्कोहल बनता है, प्लस CO2 प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड तीसरा लैक्टिक एसिड बनता है हमारे ही मसल सेल्स में, वो भी anaerobically होता है, बट लैक्टिक एसिड बनता है एंड लेस एनर्जी। ये 3 तरीका था ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। देन वी स्टार्टेड विद ब्रीदिंग, कि एयर इन एयर आउट कैसे करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका होता है। हमने देखा था सबसे पहला किसका, लोअर ऑर्गेनिज्म का। लोअर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा एंड पैरामीशियम, उनका एक ही सेल होता है और वो सेल डायरेक्टली आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है। तो डिफ्यूजन से वो डायरेक्टली ऑक्सीजन इन लेते हैं एंड CO2 आउट करते हैं। ये था लोअर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उनका एक ही सेल है ना, और वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, तो डायरेक्टली इन आउट कर सकते हैं ऑक्सीजन को। बट हमारे अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेल्स बहुत अंदर तक हैं, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है एयर से। सारे सेल्स टॉप टॉप लेयर आप बोल सकते हैं कि हाँ, टॉप लेयर ऑफ सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, बट नॉट द सेल्स विच आर बीनीथ द टॉप लेयर्स। ठीक है। आफ्टर दैट हमने अपर और लोअर के बाद अपर या हायर ऑर्गेनिज्म बात करो। हायर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या देखा था। सबसे पहला देखा था स्किन रेस्पिरेशन, जो हमने एग्जांपल लिया था अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग का, वो बात का था। दैट वाज ट्रैकियल रेस्पिरेशन, है ना। कॉकरोच वाला क्या था, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग और अर्थवॉर्म में क्या था कि इनकी स्किन पतली रहेगी, थिन, मॉइस्ट रहेगी और परमिएबल रहेगी, ताकि ये ऑक्सीजन का इन आउट, ऑक्सीजन इन एंड CO2 आउट कर सके थ्रू स्किन। ठीक है। सेकेंड देखे थे इसी में गिल रेस्पिरेशन, जो फिशेज में था। उसमें गिल्स का एक कवरिंग था जिसको हमने नाम दिया था ऑपरक्यूलम। वो एक तरह का कवरिंग है ना गिल्स के लिए। जब वो कवरिंग ओपन होगा तब गिल्स जो है ऑक्सीजन अंदर लेंगी, कवरिंग वापस ओपन होगा, CO2 बाहर जाएगा। ठीक है। फिर आए थे हम ट्रैकियल में, जो कॉकरोच वाला था, जहां पे हमने एक डायग्राम भी देखा था ना, कि कैसे ट्रैकिया अलग अलग ब्रांचेस में ब्रेक हो रहा था, ताकि वो बॉडी तक, पूरे कॉकरोच की बॉडी तक जा सके। और उसके लिए एक ओपनिंग थी जहां से ऑक्सीजन अंदर आएगा एयर से, दैट वाज स्पिरिकल। लिखे थे स्पिरिकल नाम, देखो ना एक बार, है ना। स्पिरिकल ओपनिंग का नाम था, है ना। और उस ओपनिंग से ऑक्सीजन अंदर आएगा, राइट, और ट्रैकिया के थ्रू वो हर बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। बट हमारे में सिर्फ ट्रैकिया से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी कॉकरोच की बॉडी से काफी बड़ी है। तो वी नीड अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिससे ऑक्सीजन हर सेल्स तक पहुंच सके। ठीक है, इसलिए लंग्स। एम आई क्लियर? ठीक है। इसमें और क्या क्या एग्जांपल देखे थे हम ट्रैकिया वाले में ही। अपार्ट फ्रॉम कॉकरोच, स्पाइडर भी लिखे थे, ग्रास हॉपर। ठीक है, ये कुछ आपके इंसेक्ट्स हो गए। देन हमने बात की थी लंग्स रेस्पिरेशन की, कुछ लिखे थे लंग रेस्पिरेशन में। ठीक है, लंग रेस्पिरेशन में क्या लिखे थे हमने कि हाँ, किसमें होता है लंग रेस्पिरेशन। लैंड एनिमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, है ना, इनमें आपका लंग रेस्पिरेशन होगा। ठीक है। हाँ, स्पाइडरमैन में भी है। स्पाइडर में तो ट्रैकियल है, स्पाइडरमैन में लंग रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक नाम और दिया था हमने, दैट वाज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो लंग्स के हेल्प से हो रहा है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। चलो इसका आगे बढ़ते हैं, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि लंग्स में क्या क्या, या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके सबके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना इसी में, लंग रेस्पिरेशन के अंदर ही एक हेडिंग रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन। हाँ, वहां खत्म हो गया था वो। इन दिस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, यही एंड किए थे ना।
हाँ यही लास्ट लाइन थी ना, अब हेड डाल लेना, उसी में सब हेड डालना, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स, it is formed of two parts, it is formed of two parts, सबसे पहला फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब एक पैसेज, जैसे डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री केनाल एक पैसेज है ना, खाना ले जाने के लिए, वैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक पैसेज है एयर ले जाने के लिए, टिल वेयर, टिल लंग्स। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चालू होगा नॉस्ट्रल से, फ्रॉम हियर, एंड इट विल एंड एट ब्रोंकस, जहां वो दोनों अलग अलग ब्रोंकस अपने अपने लंग्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट लंग्स होगा, ठीक है। तो पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अलग अलग पार्ट लिखते, लिखो उसमें नीचे, इट इज द पाथ फॉर, इट इज द पाथ फॉर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इट इज द पाथ फॉर फ्रेश एंड फाउल एयर। एक ही तो पाथ है ना, जहां से फ्रेश एयर अंदर जा रही है और फाउल एयर बाहर आ रही है। फाउल एयर मतलब द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फ्रेश एयर मतलब द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, दैट इज द फ्रेश एयर। तो यही पाथ है, इसके अलावा और तो पाथ नहीं है, यही नाक से हम एयर इन कर रहे हैं और इसी नाक से एयर आउट कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज द पाथ फॉर फ्रेश एंड फाउल एयर, it is formed of following parts, it is formed of following parts, it is formed of following parts, ठीक है। अब इसके क्या क्या अलग अलग पार्ट्स है, सबसे पहला लिखो, स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल्स, नोज नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नोज तो ये पूरा हो जाएगा ना, सिर्फ नीचे का पार्ट नॉस्ट्रल, जो दो होल्स है ना जहां से एयर इन हो रही है, तो दो छोटे छोटे अपर्चर है, जैसे माउथ एक अपर्चर था ना फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, हम स्टार्ट माउथ से किए थे कि इट इज अ अपर्चर बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स, याद है ये वर्ड था ना, ये सेंटेंस था। वैसे ही हमारा यहाँ पे एयर के लिए भी दो ओपनिंग्स है, दे आर टू अपर्चर्स फॉर पैसेज ऑफ एयर, ठीक है। तो इसमें हाइफन डाल के लिखो नॉस्ट्रल में, दीज आर टू, these are two large size apertures, these are two large sized apertures present at the lower end of nose, lower end of nose, और इनका काम क्या है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। these are for these are for these are for inhalation and exhalation, ठीक है। ये दो अपर्चर का काम है, इट अलाउज एयर टू गो इन एंड कम आउट, ठीक है, या कम इन एंड गो आउट, ठीक, डन। सेकेंड, अब नोज के अपर वाले पार्ट में आते हैं, उसको हम कहते हैं नेजल चेम्बर, लिख लो अगला, नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर। तो नॉस्ट्रिल ने अंदर एयर को तो जाने दिया,
बट ये वाले पार्ट का क्या काम है? यहाँ पे तीन चीजें हैं एक्चुअली नेजल चेम्बर में, ये तीन फंक्शन है समझ लीजिए इसके। पहला फंक्शन की इसमें हेयर्स होते हैं, नोज में हेयर है ना, नाक में बाल होता है ना, है देखो कभी, अभी छोटे छोटे है ना, अभी बड़े हो गए तो वो बाहर तक आना चालू हो जाएगा। फिर जब वो नाई के पास जाओगे ना, तो दाढ़ी मूछ बनाएगा तो वो बाल भी काट देगा, वरना बाल ऐसे नीचे आएगा, तो कितना गंदा लगेगा। तो है क्या है ना। तो वो हेयर्स भी, उनका भी एक रोल होता है ना, क्योंकि देखो हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं जरूरी नहीं है ना वो एकदम फ्रेश एयर हो, उसमें तो डस्ट भी होगा, स्मोक भी होगा, राइट। तो ये हेयर्स क्या करते हैं, उन डस्ट को अपने जाल में फंसा लेंगे ताकि लंग्स के अंदर डस्ट ना जाए, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज होती है नाक के अंदर, क्या होता है नाक के अंदर और क्या होता है बाल के अलावा? आप बोलना, जोर से बोलना, कौन बोला उधर? म्यूकस, जिसे निकाल के खेलते हो, नहीं खेलते हो? अभी नहीं खेलते हो, बचपन में खेलते होगे, इधर उधर चिपकाते होगे, और कुछ बच्चे तो उसको खा भी लेते हैं। झूठ नहीं बोल रहा, मतलब जो है वो है ना, और सभी फेस से गुजरे हैं ना, आज भी कहीं ना कहीं निकाल के चिपकाते होंगे। तो वो क्या है? म्यूकस, दैट इज अ स्टिकी पार्ट। स्टिकी होता है इतना तो पता है ना, ऐसा तो मतलब कोई नहीं हो सकता कि जो कभी निकाला नहीं होगा, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट इज अ स्टिकी पार्ट, तो वो भी आपके डस्ट को चिपका लेगा वहीं पे, अभी तो गंदा हो जाता है ना, जब निकाल के देना वो ब्राउन कलर का हो जाता है। अभी तक नहीं किए होंगे, चलो ठीक है, अच्छे बच्चे, आज निकाल के देखना, ठीक है। दैट इज अ स्टिकी पार्ट, और वो ब्राउन कलर का हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर डस्ट जमा हो जाएगा, तो मतलब उसका एक रोल है ना। और कभी ये नहीं सोचा कि आज जो निकाले कल फिर कैसे आ गया? कभी आया ऐसा दिमाग में क्वेश्चन? इतना कितना भरा हुआ कि आज निकाला फिर कल आज खाली हुआ फिर कल फिर आ गया। तो एक्चुअली वहां पे एक सेक्रेटिंग सेल्स हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड है ना जो स्वेट सेक्रेट कर रहे हैं, वैसे ही वहां पे म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, एंड दे आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर नोज, ताकि अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक ना पहुंचे, हमारे ट्रैक तक ना पहुंचे, समझ रहे हो? एक काम तो ये हो गया, नोज में हेयर है एंड म्यूकस है। दूसरा काम ना, ये एक तरह का एसी होता है, एयर कंडीशन, जो आने वाले एयर को आपके बॉडी टेम्परेचर पे ले आएगा। अभी जो यहाँ पे सब बैठे तो सब 22 डिग्री पे आ गए ना, क्योंकि वो एसी ने सबका टेम्परेचर 22 डिग्री में सेट कर दिया है, राइट। तो ऐसे ही ये नाक में भी जो नेजल चेम्बर है ना, बीच वाला पार्ट, वो अगर एयर गर्म भी जा रही है, जैसे अभी गर्म हवा जा रही होगी, आप लोग बाहर से आए होंगे तो, और वो कोई ठंडी जगह चले जाओगे तो वहां ठंडी एयर जाएगी अंदर, तो लंग्स ऐसे अलग अलग एयर नहीं ले सकता ना अंदर अपने, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ना जो नोज है ना, नेजल चेम्बर, वो क्या करेगा, यहीं पे उस एयर को ना आपके बॉडी टेम्परेचर पे ले आएगा, और फिर वो एयर लंग्स में जाएगी। तो ये हुआ इसका दूसरा काम। और तीसरा काम आप लोग बताओ, नाक का और क्या काम है? हाँ, छींकना नहीं बोलना, और तो सांस लेना ही तो पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और बताना। हाँ, स्मेल, अरे तो इनहेल करेगा तो एक्सहेल तो करेगा, ये कोई काम थोड़ी ना हुआ। ये तो अपन डिस्कस ही कर रहे हैं ना भाई, नॉस्ट्रिल का काम ये कि वो एयर, ये तो लिख चुके हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इसके अलावा और क्या काम होता है स्मेलिंग का? जैसे टंग में अपन ने काम लिखा था ना, कि टंग सलाइवा रहेगा तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीट करेगा, ये आपके खाने के साथ सलाइवा को मिक्स करेगा, लुब्रिकेशन कर देगा ताकि आपको निगलने में आसानी हो। और काम था कि ये मिक्सिंग कर देगा फूड का। और तीसरा काम था टेस्ट, टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना टंग में, वैसे यहाँ पे आपके स्मेलिंग वाला सेंस है, राइट। तो ये तीन काम आपके नेजल चेम्बर के हैं। तो पहला हेयर्स एंड म्यूकस फॉर प्रिवेंटिंग द डस्ट, ठीक है। सेकेंड आपका एसी, जो आपके एयर को आपके बॉडी टेम्परेचर पे ले आएगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है ना, बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर मौसम के हिसाब से चेंज नहीं होता है। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम एनिमल्स है, राइट, दैट टू वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सोशल एनिमल्स, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं होता। कुछ जानवरों का होता है ना सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो क्या करते हैं, एक मौसम में वो छुपे रहते हैं। कभी कभार देखना, हमको छिपकली जो है वो एक मौसम में दिखेगी, फिर एक मौसम में एकदम छुपी रहेगी, क्योंकि वो उस मौसम में वो बाहर निकलने से डरती है, वो उसको सूट नहीं करता है मौसम, तो वो हाइबरनेट हो जाती है। हाइबरनेट समझते? कुछ समय के लिए सो जाना, डोरमेंट हो जाना। फिर जैसे ही मौसम चेंज हो जाएगा बाहर का, उसको लगेगा कि हाँ ये वाला मौसम मेरे लिए फेवरेबल है, तो वापस से आपको निकलना चालू दिखना चालू हो जाएगी। तो वैसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होता है। अब एकदम बाहर ठंडी होगी तो उनका बॉडी टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा,
तो उस केस में वो मर सकते हैं, इसलिए वो छुप जाते हैं, ठीक है। और हमारा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो गया, नेजल चेम्बर आने वाली एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ले आएगा। और थर्ड स्मेल, ठीक है। चलो तीनों इसके बारे में, तीनों में यहां लिखते हैं नेजल चेम्बर। देखो पहला पॉइंट, अच्छा पहले एक लाइन लिख लेना उसमें, दीज आर टू लॉन्ग साइज चेम्बर्स, दीज आर टू these are two long sized chambers, long sized chambers inside the nose, inside the nose, inside the nose, whose function are whose functions are whose functions are, ठीक है। 1 2 3 करके तीनों पॉइंट्स लिखेंगे। लिखना पहला पॉइंट, इट्स लोअर हेयरी पार्ट, इट्स लोअर hairy part filters the air, filters the air, filters the air and prevents entry of dust, and prevents entry of dust, as it is lined by, as it is lined by mucus secreting cells। ये एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं। एपिथेलियल सुने ना, हम पढ़ते थे प्लांट एनिमल टिश्यू में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, उसमें एक एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हर ऑर्गन की अंदर की लाइनिंग बाहर की लाइनिंग में होता है। जैसे हमारा स्किन एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है, स्टमक के अंदर की लाइनिंग, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है सबकी अंदर की लाइनिंग जो होती है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो यहाँ भी नाक के अंदर जो एक अंदर लाइनिंग है ना पूरी टिश्यू की, वो एपिथेलियल टिश्यू है। और वो टिश्यू पर सेक्रेटिंग वाले होते हैं, जो कुछ जैसे यहाँ पे भी तो सेक्रेटिंग वाले टिश्यूज ही है ना, जो स्वेट सेक्रेट करते हैं। और टंग में भी जो टिश्यू है, लेयर है जिसकी, वो भी सेक्रेटिंग सेल्स है जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट देखो, इसमें सेकेंड पॉइंट में वो एसी वाला, इट्स मिडिल पार्ट एक्ट एज एयर कंडीशनर, इट्स मिडिल पार्ट acts as air conditioner, acts as air conditioner and brings air at body temperature, and brings air at body temperature। वार्म एयर को कूल कर देगा, कूल एयर को वार्म कर देगा। अल्टीमेटली द एयर कम्स एट बॉडी टेम्परेचर। वरना लंग्स में अलग अलग टाइप की हवा जाएगी हर बार, कभी ठंडी कभी गर्म, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट सेकेंड। नाउ थर्ड, बढ़ो आगे। थर्ड फंक्शन कौन सा बच गया? थर्ड फंक्शन स्मेल वाला, ठीक है। तो ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट हेयरी हो गया, मिडिल पार्ट एसी हो गया, अपर पार्ट स्मेल। तो लिखो थर्ड, इट्स अपर पार्ट हेल्प्स इन स्मेलिंग, इट्स अपर पार्ट हेल्प्स इन स्मेलिंग, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड आपका नेजल चेम्बर। क्या नंबरिंग कर रहे हैं इसको अपन? एबीसीडी ना अंदर। इसको हमने फर्स्ट को 1 दिया है ना, कि इसमें भी एक चीज और आने वाली है, लंग्स। अभी तो हम सिर्फ ट्रैक की बात कर रहे हैं, अब ट्रैक के अंदर क्या क्या पार्ट्स है उसको मैंने एबीसीडी नंबरिंग दिया है, और उसके अंदर कुछ फंक्शन है तो उसको रोमन लेटर्स दे रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड में आते हैं, थर्ड पार्ट सी। लिखना सी, ग्लॉटिस,
ग्लॉटिस। जैसे वहां फेरिंग्स पड़े थे ना, है ना, एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स था, विच वाज अ फनल शेप्ड पार्ट, जिससे दो तरफ हम एक तरफ विंड पाइप की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ फुड पाइप, है ना। तो विंड पाइप में ही ये वाला एक पार्ट होता है ग्लॉटिस, जो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं एक तरह का ओपनिंग है विंड पाइप का, और इसको कवर करने के लिए एक फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। यही फ्लैप तो बंद रखता है विंड पाइप को जब हम खाना खाते हैं, और बोलते हैं तो ये फ्लैप खुल जाता है क्योंकि हवा वहीं से आने वाली है, राइट। तो लिखना ग्लॉटिस के बारे में हाइफन डाल के, इट लाइज इन it lies in it lies in pharynx, it lies in pharynx, it lies in pharynx and leads into voice box, and leads into वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को लेरिंग्स बोलते हैं ना, जो हमारा वॉइस बॉक्स है ना, दैट इज आल्सो नोन एज लेरिंग्स, ठीक। लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप, एंड विंड पाइप, एंड विंड पाइप। Full stop. During swallowing of food, during swallowing of food, during swallowing of food, it can be closed by a flap called, it can be closed by a flap called epiglottis. Epiglottis. So as to prevent the entry of food in windpipe. So as to prevent the entry of food in windpipe. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ ट्रैक का। अब हमारा ट्रैकिया चालू होगा। ये आप समझ लो कि विंड पाइप का ओपनिंग है ग्लॉटिस। अब चालू होगा एक्चुअली में हमारा विंड पाइप विच इज नोन एज ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। इसको ही मैंने उस दिन ऐसे मजाक में बोल दिया था कि सस्ता नाम महंगा नाम, तो ऐसा पेपर में लेना, कॉस्टली नेम एंड चीप नेम ऐसे लेना, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। ये आपका जैसे फूड पाइप है जहां फूड ट्रैवल करके स्टमक तक जाता है, वैसे ये विंड पाइप है जहां पे एयर ट्रैवल करके लंग्स तक जाती है। बट ये फर्क है कि वो मसल्स था पूरा, यहाँ पे ये मस्कुलर तो है बट इसमें ट्रैकिया सॉरी इसमें कार्टिलेज का सपोर्ट है। ट्रैकिया में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जस्ट जो हमारे ईयर्स में होता है, जो ईयर के इस अपर पार्ट को कोलैप्स होने नहीं दे रहा नीचे, वैसे ही ट्रैकिया भी नीचे कोलैप्स ना हो जाए इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें लिखते हैं ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, हाइफन डाल के लिखो। इट इज लॉन्ग नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज लॉन्ग नैरो एंड tubular structure, tubular structure present in the neck, present in the neck. Full stop. It is supported by ring like cartilages. डायग्राम बना के लाए हो आप लोग? It is supported by ring like cartilages. It is a kind of connective tissue ना, जैसे bones होते हैं, cartilages, which prevent its collapsing, which
prevents its collapsing. ठीक है. After that last part before lungs, that is bronchi. ठीक है. Last part लिखो, primary bronchi. Primary bronchi. मतलब ट्रैकिया आपके थोरैसिक कैविटी तक आएगा, थोरैक्स तक, चेस्ट तक, और यहां आने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. Those two tubes are called primary bronchus. वो दोनों अपने अपने लंग्स में चले जाएंगे, दोनों ट्यूब्स. अंदर जाके वो और डिवाइड होने वाले हैं, इसलिए बाहर वाले को हमने प्राइमरी बोला है, क्योंकि अंदर जाके और डिवीजन होने वाला है. तो दोज विल बी सेकेंडरी ब्रोंकाई. समझ रहे हैं क्या? जो फिर से डिवाइड होंगे, रीडिवाइड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क, एक नेटवर्क जैसा बनाएंगे लंग्स के अंदर, और फिर एंड में सबके क्या होगा, एल्वियोलाई, एयर सैक, जहां पे एक्चुअल में रेस्पिरेशन हो रहा है. ये सब तामझाम क्यों किया गया? ताकि एयर उस छोटे छोटे बैग्स तक पहुंच सके. ठीक है. दोस बैग्स आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई. तो दे आर द मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. दे आर द मेन साइट ऑफ, जहां पे एक्चुअली में एयर का एक्सचेंज हो रहा है. समझ रहे हैं ना? ठीक है. तो क्या लिखे? प्राइमरी ब्रोंकाइस में हाइफन डाल के लिखो, दीज आर टू स्मॉल साइज ट्यूब्स. दीज आर टू small sized tubes formed by division of trachea, formed by division of trachea, formed by division of trachea in chest region. इसी को थोरैक्स भी बोलते हैं. मैंने एक बार बताया ना कि हमारी बॉडी दो रीजन में डिवाइडेड है, दो कैविटी में डिवाइडेड है. वन इज थोरैसिक कैविटी, अपर पार्ट, और नीचे वाले पार्ट को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. अब इन्हीं कैविटी में अलग अलग ऑर्गन्स रख दिए गए. तो आपके एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या ऑर्गन्स है? स्टमक है, पेनक्रियाज है, लीवर है, इंटेस्टाइन है. ठीक है. रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं. तो वो सब हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं. और बाकी थोरैसिक कैविटी में यहां से लेके ऊपर पूरा हमारा थोरैसिक कैविटी है. ठीक है. तो क्या लिखें? दीज आर टू स्मॉल साइज ट्यूब फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इन चेस्ट, फुल स्टॉप. ईच प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकस इज अ सिंगुलर वर्ड, ईच प्राइमरी bronchus, each primary bronchus enters lung of its own side, enters lung on its own side. अपने अपने साइड के लंग्स में चले जाएंगे, on its own side. ठीक है. तो ये हो गया हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पहला पार्ट. अब आएंगे हम लंग्स में. ठीक है. लंग कैंसर यही जो हमारे जितना भी ये जो एल्वियोलाई है ना, उसमें जब यही स्मोक वाला जो जो उसने बताया तार जम जाता है, तो दैट लीड्स टू एक्चुअली कैंसर. ठीक है. एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीज आल्सो. नहीं लिखा? नहीं लिखा. हाँ. नहीं, नहीं वो नहीं होता कोलैप्स. उसमें आपका फूड ही जा रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एयर जा रही है, तो हल्का है, तो कोलैप्स होने का इसमें चांसेस है. डन. चलो, डायग्राम नहीं बनाया तो एक बार चलो इसमें देख लेते हैं.
ठीक है, ये नॉस्ट्रल, देन नेजल कैविटी, वही नेजल चेम्बर जो हमने लिखा हुआ है, फिर ये लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ये है ट्रैकिया जो आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे, दैट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ट्रैकिया। देन ये दोनों आपके ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, जो दोनों अपने अपने लंग्स में जा रहे हैं। लंग्स भी कैसा है, कोन शेप्ड है, लंग्स का शेप कैसा है, कोन शेप्ड, मस्कुलर पार्ट है, सॉफ्ट है, ठीक है, बट इट इज कवर्ड बाय रिब्स, रिब्स होते हैं ना हमारे लंग्स के आजू बाजू, पसली बोलते हैं इसको हम, ताकि उस सॉफ्ट पार्ट को किसी भी मैकेनिकल शॉक से, मैकेनिकल इंजरी से वो बचा सके लंग्स को, ठीक है। तो अगला पार्ट लिख लेना, लंग्स। सेकेंड, लंग्स, रह सकते हैं क्योंकि दोनों में है ना, एल्वियोलाई दोनों में है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उसकी थोड़ी सी जो एयर फिल करने की कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगी। अभी ऐसा है कि आप जब एयर फिल करते हैं तो दोनों लंग्स में हवा भरती है, सारे एल्वियोलाई में हवा जा रही है, पर अगर एक तरफ का प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो एयर जो कैपेसिटी है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग करने में, उतनी जल्दी हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी हर सेल की, क्योंकि अब सप्लाई करने वाला एक कम हो गया है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते इसमें आगे, लिखना है, हाँ बेच सकते हैं, डोनेट, अच्छा बेचना है, अब उसके लिए थोड़ा मैचिंग होना चाहिए, वो मतलब ऐसे ही किसी को अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते ना, ब्लड ग्रुप भी और बोन मैरो अगर सब कुछ मैच करते हैं, जैसे किडनी भी आपको अगर देना है तो उसके लिए भी मैचिंग करते हैं वो, तभी वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, नहीं बेचना भैया, है ना। चलो लंग्स लिखो ना इसमें, इन मेन देयर आर टू सॉफ्ट, देखो इन मेन देयर आर टू सॉफ्ट comma elastic lungs present in thoracic cavity, chest, thoracic cavity, thoracic cavity, full stop. Thoracic cavity is bounded by, thoracic cavity is bounded by thoracic cavity is bounded by is bounded by vertebral column on vertebral column on dorsal side, ये वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम ऑन डॉर्सल साइड, मतलब बैक साइड से कौन सपोर्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, देखो ना वर्टिब्रल कॉलम, पता होना चाहिए ना कि उसको ये भी बोलते हैं। एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम एक पैसेज हो गया, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम ऑन डॉर्सल साइड, कॉमा रिब्स ऑन लेटरल साइड्स, रिब्स ऑन लेटरल साइड्स, रिब्स पसलियां है ना, साइड में पूरी पसलियां हैं चेस्ट में, एंड नीचे है डायफ्राम, ठीक है, नीचे साइड में डायफ्राम है, पीछे साइड में स्पाइनल कॉर्ड और बाकी साइड्स में रिब्स, ठीक है। तो क्या लिखे, रिब्स ऑन लेटरल साइड्स एंड डायफ्राम ऑन, एंड ये डायफ्राम है ना, ये जो आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, एंड डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम ऑन पोस्टीरियर, यानी कि नीचे साइड में, पोस्टीरियर साइड, ठीक है, पोस्टीरियर साइड। आप प्रखर कुछ बोल रहे हो सर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम? डायफ्राम का फंक्शन पढ़ेंगे ना अभी अपन, एक्चुअली ब्रीदिंग में हेल्प करता है डायफ्राम। आप लोगों ने कभी ये स्कूल में 5th से 8th के बीच में कभी लंग्स का मॉडल शायद बनाया होगा या देखा होगा, वो बलून वाला, नहीं देखे हो, क्या बात कर रहे हो,
अभी दिखाऊंगा तो बोलोगे हाँ हाँ सर यही तो देखे हैं। हाँ हाँ, अंदर दो बलून रहते हैं और नीचे एक प्लास्टिक सा कवरिंग लगाते हैं। रुको दिखा रहा हूँ, मॉडल ऑफ लंग्स। याद आ रहा है कुछ? क्या बात कर रहे हो, ये तो एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है। हाँ, एनसीईआरटी खोले ही नहीं है मतलब कभी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली इसको लंग्स का एक रूप दिया गया है कि कैसे ये लंग्स हो रहा है। ये आपका मान लो ट्रैकिया है, ठीक है। यहाँ पे दो पाइप लगाए हैं जो ब्रोंकस जैसे बिहेव कर रहे हैं, और दो बलून्स जो सॉरी, अब यहाँ पे आपने एक और इलास्टिक सा मेम्ब्रेन लगा दिया है, बलून ही है समझ लो, बलून को फाड़ के लगा दिया, ठीक है। वो आपका डायफ्राम की तरह सॉरी बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आप जब इसको ऊपर नीचे की तरफ खींच रहे हैं ना, तो अंदर प्रेशर लो हो रहा है, बाहर प्रेशर हाई है, तो एयर अंदर जा रही है, लंग्स क्या हो रहा है, स्वेल हो रहे हैं, उनमें एयर हवा भरा रही है। और जब डायफ्राम अंदर जाएगा तो वो दोनों बलून्स को क्या करेगा, पिचकाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एयर बाहर आ जाएगी। तो ये बेसिकली होता है कि कैसे एयर इन एयर आउट हो रही है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। इससे आप ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझ सकते हैं। आएगा हमारा इसके बाद, लंग्स के बाद हमको ब्रीदिंग का मैकेनिज्म ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो यही है कि डायफ्राम का कैसे, डायफ्राम एक मसल से, एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है डायफ्राम, जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे एयर इन और एयर आउट हो रही है। एयर इन भी डायफ्राम के कारण हो रही है और एयर आउट भी डायफ्राम के कारण ही हो रही है। तो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन से, मतलब अभी ये इससे लगी हुई है ना, अभी ऐसे आपको डोम शेप में दिख रही होगी, पर जब ये नीचे जाएगी तो ये फ्लैट हो जाएगी ऐसे। तो ऐसा मूवमेंट इसका चलता रहता है, अभी भी चल रहा है, समझे क्या, है ना। और आप ये बोल सकते हो कि ये एक तरह का बाउंड्री है, किसके किसके बीच में, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी का बाउंड्री है ये। इसके नीचे आपका थोरैसिक कैविटी चालू, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाता है। हाँ क्या होगा, इसको आप दबाएंगे ना, तो ये प्रेशर जाएगा इसके ऊपर, तो ये पिचक जाएंगे लंग्स। बलून जो है ना, अभी जैसे आपने इसको नीचे खींचा तो हवा अंदर क्यों भर आई, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रेशर लो कर दिया। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर जाएगी ना, तो पहले एयर अंदर आई, फिर जब आपने इसको अंदर प्रेस किया, अभी तो आपने इसको नीचे खींचा है उस रबर मेम्ब्रेन को, जब आप उसको अंदर करोगे तो अल्टीमेटली आप अंदर की एयर को पुश कर रहे हो। तो आप पुश करोगे तो ये जो बलून के अंदर जो एयर आई है ना, वो भी ये कॉन्ट्रैक्ट होके बाहर चली जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्स मतलब फैलना, ठीक है। यही चीज हमारे लंग्स में भी, सॉरी हार्ट में भी होता है। हार्ट को जब ब्लड रिसीव करना होता है ना, तो वो रिलैक्स रहता है ताकि ब्लड रिसीव हो जाए। और जब उसको ब्लड को कहीं भेजना है तो क्या करेगा, वो पिचकेगा, ऐसे पिचकेगा तब तो ब्लड बाहर आएगा ना। एक पॉलिथीन में पानी ले लो और उसको ऐसे पिचकाओ, तो पानी बाहर आया कि नहीं पॉलिथीन के, बस वैसे ही यहाँ भी होगा। तो जब वो हार्ट जब पिचकेगा ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसके अंदर जितना भी ब्लड है वो बाहर आ जाएगा उसके। समझ रहे हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। समझ गए ना ये मॉडल लंग्स का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये कवरिंग समझ गए तीनों तरफ से, वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम द बैक साइड, रिब्स ऑन द लेटरल साइड, एंड डायफ्राम ऑन द पोस्टीरियर साइड, ठीक है। चलो डायफ्राम के बारे में लिख लेते हैं कि डायफ्राम है क्या। डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन, डायफ्राम इज अ डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन, मैंने बोला ना ये बाउंड्री है आपके थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच की। तो डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन which separates thoracic cavity from abdominal cavity, which separates thoracic cavity from abdominal cavity.
बाकी इसका जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का फंक्शन है ना, वो अपन ब्रीदिंग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि कैसे डायफ्राम ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि डायफ्राम होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, लंग्स आर कॉनिकल शेप्ड, लंग्स आर conical shaped, lungs are conical shaped, covered by a thin two-layered sac, comma डाल के, covered by a thin two-layered sac called pleura, Pleura। यहाँ शायद लेबल नहीं होगा, पर ये जो आप व्हाइट कलर कवरिंग देख रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है ये वाला, दैट इज प्लूरा। ठीक है, दोनों साइड में, ये भी मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखे, कवर्ड बाय अ थिन टू लेयर्ड सैक कॉल्ड प्लूरा which protects the lung from mechanical injuries, which protects the lung lungs from mechanical injuries, हाँ, मैकेनिकल इंजरीज। नेक्स्ट लाइन में, इनसाइड द लंग्स, ये तो लंग्स का बाहरी पार्ट हो गया। इनसाइड द लंग्स a primary bronchus, टूट गया। Inside the lungs, a primary bronchus divides and redivides. क्या हुआ? हो गया? थोड़ा जल्दी। ये तो बाहर का हो गया ना पार्ट की, लंग्स का शेप बाहर से ऐसा है, वो उसके बाहर एक कवरिंग है प्लूरा। अब अंदर जा रहे हैं ना कि अंदर कैसा है। तो इनसाइड द लंग्स a primary bronchus divides and redivides, लिखे है ना, redivides भी, divides and redivides to form a network called bronchial intercom. So stop. The finest branches are called, the finest branches मतलब ऐसी branches जो और further divide नहीं होंगे, final. The finest branches are bronchioles and alveolar ducts. Ducts का मतलब क्या होता है? डक्ट है, डक्ट नहीं बोल रहा हूं, डक्ट एक पैसेज होता है। डक्ट मतलब जैसे हमने सेंट्रल कूलिंग सिस्टम कहीं देखे हो कि ऊपर छत में एक बड़ा सा जंबो सा कूलर लगा हुआ है और वहां से अलग अलग एल्यूमिनियम के पाइप निकले हुए हैं और अलग अलग रूम में जा रहे हैं। मतलब वहां पे एसी नहीं होता हर रूम में, बट हर रूम में एक ऐसा ओपनिंग होता है, जाली सा, वहां से हवा आती है। मतलब हाँ, स्कूल में होगा, हाँ, तो कुछ स्कूल्स में होता है ऐसा, लोग पूरा उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज कूलिंग। मतलब हवा एक ही जगह से आ रही है पर जा सब जगह रही है, सेंट्रलाइज्ड।
ठीक है, तो यहां पे भी ऐसे ही है कि जैसे ही आपका ब्रोंकस डिवाइड हुआ, रीडिवाइड हुआ, फाइनली जो लास्ट वाला रहेगा ना, उसको हम ब्रोंकियोल बोलते हैं, जिसमें एक डक्ट है जो जाके एक सैक में ओपन होता है। जैसे वो सारे डक्ट आके एक एक रूम में ओपन हो रहे हैं ना, वैसे ही हर एक एल्वियोलर डक्ट जाके एक एल्वियोलाई में ओपन हो जाएगा। तो क्या लिखे? द फाइनेस्ट ब्रांचेस आर ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स। ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन्स, ईच एल्वियोलर ducts open into an alveolar sac, into an alveolar sac, alveolar sac called alveoli, called alveoli. यही मेन पार्ट है. This is the functional part of your lungs. Called alveoli, full stop. Alveoli of lungs are the sites of respiration. Alveoli of lungs are the sites of respiration. So are thin walled. इनका भी थिन होना जरूरी है. जैसे वो मेंढक की स्किन थिन थी ना, अभी वो एयर इन एयर आउट कर पा रहा था, वैसे ही एल्वियोलाई को भी अगर एक्सचेंज करना है एयर को, तो उसको भी थिन होना पड़ेगा, मॉइस्ट होना पड़ेगा, वेस्कुलर होना पड़ेगा. तो साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन सो आर थिन वॉल्ड, मॉइस्ट एंड वेस्कुलर. वेस्कुलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी के पास तो कैपिलरीज आ रही हैं, है ना. जैसे आप ये एक सैक है समझ लीजिए एयर का, इसी को एल्वियोलर डक्ट बोल रहे हैं, जो आके एक एल्वियोलाई के अंदर ओपन हो रहा है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत बड़ा बना दिया ना मैंने, होते बहुत बारीक बारीक है. तो आप ये समझिए कि अगर ये ट्रैकिया है, ये दो आपके प्राइमरी ब्रोंकस हो गए, ये एक राइट है कि लेफ्ट है? ये लेफ्ट है ना कि राइट है? बना लेफ्ट में पर है राइट. ऐसे खड़ा होना मैं, ये उठा के ऐसे, समझ गया ना. तो ये वाला हुआ, क्या बोले आप पीछे से देखिए, पर हम तो ऐसा सामने से बनाएंगे ना उसको, नाक तो सामने है ना, तो ये ऐसे ही जाएगा ना. ठीक है, तो ये वाला हो गया बना लेफ्ट में पर है ये राइट लंग, और ये बना राइट में पर है ये लेफ्ट लंग. ठीक है, तो ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकस अंदर जाके ये डिवाइड हुए, फिर रीडिवाइड हुए, रीडिवाइड्स डिवाइड्स रीडिवाइड्स, ऐसे करके ये डिवाइड होंगे. जो फाइनेस्ट से जो और डिवाइड नहीं होंगे ना, दे विल हैव अ एयर सैक व्हिच इज नोन एज एल्वियोलाई. एक आध ब्लैक भी बना देता हूं ना, तार जमा होगा उसमें, जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए. ठीक है, समझ रहे हैं ना. तो इसी को जूम करके मैंने यहां बनाया है. ठीक है, अब ये आपका एल्वियोलर है, एल्वियोलर डक्ट ओपन्स इनटू एन एल्वियोलाई. तो इसका जो स्किन होगा ना, ये वाला जो पार्ट होगा लेयर, ये थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, वेस्कुलर, क्योंकि इसी के पास ब्लड कैपिलरीज आएंगी और डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जाएगा आउट और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इन दैट एल्वियोलाई, और यहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन ब्लड में चला गया. समझ रहे हैं ना. तो दिस इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. एक्चुअली में यही तो हो रहा है एक्सचेंज. ठीक है, अभी तक तो सिर्फ ऑक्सीजन आपका ट्रैवल करके यहां तक पहुंचा था, पूरे ट्रैक से होते हुए लंग्स में आया, और लंग्स के अंदर वो एल्वियोलाई में आ गया. ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं दोनों लंग्स में. ठीक है, ऑक्सीजन चला गया ना ब्लड में डिफ्यूजन से, ये यहां तक आया. अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे ऑक्सीजन चला गया. वैसे ही ब्लड जो आया था, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, तो वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला गया. हो गया एक्सचेंज.
अब ये जाएगा अपना हार्ट के पास, कौन, ये कैपिलरी, वो बताएगा कि मैं आ गया हूं ऑक्सीजन लेकर के, अब बताओ कहाँ जाना है। तो फिर उसको हार्ट भेजेगा, जाओ बॉडी पार्ट्स में देखे आओ, और जाओ आओगे वापस तो खाली हाथ मत आना, उनसे CO2 लेके आना, क्योंकि तुम जब आओगे तुमको फिर से जाना है लंग्स के पास, फिर तुम जाओगे CO2 दोगे और O2 वापस लेके आओगे। तो ये उसको काम समझा दिया उसने, हार्ट ने। क्या है, हार्ट, हाँ हार्ट जोमेटो है, क्योंकि हर कोई, जैसे वो कोई किसी ने ऑर्डर भी किया तो पहले वो हार्ट से होते हुए ही आएगा ना, मतलब अगर प्योर ब्लड को बॉडी में देना है तो वो हार्ट से होते हुए ही जाएगा, इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास भेजना है प्योर होने के लिए तो भी वो हार्ट से ही आएगा, और प्योर होने के बाद फिर बॉडी में जाना है तो वो हार्ट से होते हुए ही जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, मतलब बॉडी में एक बार प्योर ब्लड भेजने के लिए उसको 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्प्योर ब्लड पहले हार्ट में आएगा ना, और फिर हार्ट उसको लंग्स के पास भेज रहा है, तो ये तो एक बार हो गया पैसेज। फिर लंग्स से भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चले जाओ वहीं से, नहीं, तुमको वापस आना पड़ेगा, फिर हार्ट आपको फिर से भेजेगा। तो अल्टीमेटली वो ब्लड 2 बार आ गया ना हार्ट के अंदर, एक बार इम्प्योर फॉर्म में आया, फिर उसने ही उसको प्योर करने के लिए भेजा, और फिर वो प्योर फॉर्म में आया, और फिर उसने उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजा। तो ये इसको कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में जब अपन इसका अगला लाइफ प्रोसेस में आएंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो हार्ट इज द मेन पार्ट इन दैट ना, वो भले पंप करता है, हार्ट इज जस्ट अ पंप, ठीक है, बाकी उस पंपिंग एक्शन से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये लंग्स के बारे में नेक्स्ट हैंड डालना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। देखो इसमें ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ब्रीदिंग होता क्या है तो हमें पता है ना, एयर इन एक्सहेलेशन प्लस इनहेलेशन, या इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज ब्रीदिंग, है ना। बट ये होता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। यहां अपन पढ़ेंगे 3 चीजों का फंक्शन, पहला लंग्स, रिब्स एंड डायफ्राम, क्योंकि आप जब सांस लेते हो तो लंग्स फूलते हैं ना, और डायफ्राम नीचे और रिब्स सामने, अपवर्ड आती है ना, रिब्स का मूवमेंट कैसा होता है, अपवर्ड, राइट, अपवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों हो रहा है। सांस लेके कोशिश करो कि देखना, ऑब्जर्व करना क्या होता है, आउटवर्ड भी आ रहा है और अपवर्ड भी आ रहा है, और जब आप एक्सेल करते हो तो इनवर्ड डाउनवर्ड। अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखे, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस of inhaling of fresh air, breathing is the process of inhaling of fresh air and exhaling of foul air, and exhaling of foul air, foul air with the help of, with the help of, with the help of two types of, two types of respiratory muscles, respiratory muscles, नाम लिखेंगे दोनों का हाइफन डाल के, रिब्स, या आप चेस्ट मसल लिख लो उसको, एंड सेकेंड होता है डायफ्राम। ये दोनों की हेल्प से एयर इन एयर आउट होता है लंग से। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। पहला लिखेंगे इनहेलेशन, इनहेलेशन,
ठीक है, इसमें कैसे रिब्स का और चेस्ट आपके डायफ्राम का मूवमेंट होता है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट और लगेगा इसको, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन अवर थर्ड लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।